इवनिंग गाइस, मैं विशेष और फ्रॉम अतुल्य इंग्लिश एकेडमी। गाइस, अभी तक हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ पैटर्न्स के बारे में बताया था। आज हम एक और खास पैटर्न पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक भी है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और इसमें आपको ग्रामर के, व्याकरण के भी कुछ अच्छे रूल्स पता चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ये हैज टू, हैव टू अभी जो बताने वाला हूं इसको लेकर के पूछे जाते हैं, तो उसका यूज कैसे होता है, कैसे करते, कब करते हैं, वो आपको बताने वाला है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पैटर्न है। क्या पैटर्न है? जब हिंदी के वाक्य के अंत में ना है, ने है, नी है, या ना पढ़ता है, ने पढ़ते हैं, नी पढ़ती है, जब ये अक्षर, ये शब्द आते हैं तो वहां पर ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं। इसके पैटर्न्स, इसके स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होते हैं, अलग नहीं है, रूल्स वही है, बस उसमें हैज टू, हैव टू आ जाता है। हैज टू, हैव टू क्या होता है अभी आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर कब यूज करेंगे? जब हिंदी के वाक्य के अंदर ना है, ने है, नी है, ना पढ़ता है, ने पढ़ते हैं, नी पढ़ती, जब ये अक्षर आएंगे, ठीक है। एज यूजुअल सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसका या तो हैज टू आएगा या हैव टू आएगा। हैज टू एक वचन कर्ताओं के लिए, हैव टू बहुवचन कर्ताओं के लिए। हैज टू एक वचन कर्ताओं के लिए, हैव टू बहुवचन कर्ताओं के लिए। उसका मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो आ जाएगा, उसके बाद कोई अदर वर्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे। ये होगा हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। नेगेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसका या तो डज आएगा या डू आएगा। डज या डू क्यों आएगा? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। डज किसके साथ आएगा, डू किसके साथ आएगा? माइक करी डज एक वचन करता है, बहुत बढ़िया ना। डज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए और डू आएगा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। उसका नॉट आएगा, जो हैज टू, हैव टू है वो फर्स्ट फॉर्म मतलब हैव टू में आ जाएगा। वो हैज टू, फिर वो हैज टू की कंडीशन खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा करता एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, नेगेटिव से फिर वो हैव टू ही आएगा, ठीक है। हैव टू प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओबीजे प्लस ओडब्ल्यू, ये नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? यू इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? हैव या तो डज आएगा, डू आएगा, मतलब हैव भी वो बात है। किसी भी टेंस का चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया से वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो डू डज यहाँ की सहायक क्रिया है, तो डज या तो डज आएगा, डू आएगा। डज किसके साथ आएगा, डू किसके साथ आएगा? आपको घर जाकर स्टडी करना है, घर जाकर स्टडी नहीं करेंगे तो ऐसे फंबल करेंगे फिर, समझे। घर जाकर स्टडी करना है, कोई आपको बोल के नहीं बुलाएगा, ठीक है। घर जाकर स्टडी करना पड़ेगा। ये तो डज आएगा, डू आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं होंगी डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रियाएं होंगी डू और डज, ठीक है। डज एक वचन कर्ताओं के लिए यूज करते हैं और डू बहुवचन कर्ताओं के लिए यूज करते हैं। उसका फिर सब्जेक्ट आएगा, कर्ता, उसका हैव टू आ जाएगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन साइन लगाना कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है वो, ठीक है। आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा सही लिखा है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया वाक्य अंत में तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा स्ट्रक्चर बताइए कृष्णा, क्या होगा चौथा? पहले डज से शुरू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नाउन, फिर गिवन, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन साइन, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत और चौथे सेंटेंस की शुरुआत सहायक क्रिया से होगी, या तो डज आएगा, डू आएगा। डज एक वचन कर्ताओं के लिए, डू बहुवचन कर्ताओं के लिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसका नॉट आएगा, हैव टू आएगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस यदि कोई ऑब्जेक्ट हो वो आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड्स होंगे तो वो आ जाएंगे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। मानी ये क्या है? मतलब स्ट्रक्चर कौन सा है? कैसे बनाते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को? बहुत अच्छा, ठीक है। जो थर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत में हम केवल WH वर्ड जोड़ते हैं, बस, और कोई चेंजेस नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में भी हम केवल WH वर्ड जोड़ते हैं और पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे ही लिखते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। बहुत इजी है। जब डबल इंट्रोगेटिव का हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आता है। जैसे मुझे रायपुर जाना है तो मुझे रायपुर क्यों जाना है, ठीक है। छठवां क्या है? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड जोड़ने से जोड़ते हैं, उसके बाद जो कहते हो सेंटेंस को लिखते हैं वो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बहुत अच्छा। जो कहते हैं वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जो कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो कृष्णा, एज इट इज, आज नहीं बोलते, सॉरी, एज इट इज बोलते हो क्या, ठीक है। सॉरी, एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, मम्मी को खाना बनाना है
कौन बनाएगा इसको? सामने लिखा हुआ है, ये 3 सेंटेंस ये लिखे हैं, 3 लिखे हैं, एकदम समझा के बताना है, कौन बताएगा? एकदम इजी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मम्मी क्या एक वचन है कि बहुवचन है? मम्मी एक वचन है, तो मम्मी मतलब मॉम या मदर, माय मॉम या मदर हैज टू कुक फूड। हैज टू क्यों आ रहा है? क्योंकि कर्ता एक वचन का, इसका अर्थ हैज टू आ रहा है। यदि कर्ता बहुवचन का हो तो हैव टू आ जाता है। मॉम हैज टू कुक फूड, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? मॉम डज नॉट हैव टू कुक फूड। जो डज नॉट आ गया, इसका जो हैज और हैव में बदल गया। हैज हैव सहायक क्रिया नहीं, मैनो ऑफ कार्य कर रहे हैं हम, ठीक है? इंटरप्रेट में क्या करते हैं? सहायक क्रिया पहले आती है। डज मॉम हैव टू कुक फूड? रेडी? इसका चौथा बनता है डज मॉम नॉट हैव टू कुक फूड। इसका पहले का हिंदी मतलब है मम्मी को खाना बनाना है, दूसरे का नेगेटिव का मतलब मम्मी को खाना नहीं बनाना है, तीसरे का मतलब है क्या मम्मी को खाना बनाना है, चौथे का मतलब मम्मी को क्या मम्मी को खाना नहीं बनाना है, या मम्मी को खाना नहीं बनाना है क्या? व्हाई डज मॉम हैव टू कुक, मम्मी को खाना क्यों बनाना है? और व्हाई डज मॉम नॉट हैव टू कुक मतलब मम्मी को खाना क्यों नहीं बनाना है। क्लियर? ये हमारे डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव प्रश्न का मीनिंग होता है। प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में वाक्य बीच में आता है, ठीक है? देखिए यहां पे इसका ठीक बाजू में कहीं यहां पे लिखा हुआ है कुछ डेकोरम, DECORUM। डेकोरम का मतलब क्या होता है? गुड मैनर। इसको एटिकेट भी बोलते हैं, एटिकेट बोलते हैं, डेकोरम बोलते हैं, गुड मैनर्स बोलते हैं, मतलब सदाचार, शिष्टाचार इसको बोलते हैं, सदाचार या शिष्टाचार, ठीक है? डेकोरम या गुड मैनर, एटिकेट भी बोलते हैं उसको, ठीक है? ये ऊपर लिखा हुआ है फिल, FILT, फिल या डर्ट। इन दोनों का मतलब है गंदगी या कचरा। FILT, फिल या डर्ट मतलब गंदगी या कचरा, नाउन है। इस पे हम वाई जोड़ दें दोनों में तो ये बन जाएगा फिल्दी, ये बन जाएगा डर्टी मतलब गंदा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है? ये इसका मतलब गंदगी इन दोनों का या कचरा। इसमें हम वाई जोड़ रहे हैं तो बन जाएगा फिल्दी या डर्टी मतलब गंदा, ये नाउन एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहां पे कुछ कोटेशंस लिखे, कुछ सेंटेंसेस लिखे, बड़े अच्छे सेंटेंसेस हैं। इफ मतलब यदि होता है, इफ यू रिमेन इन लिमिट्स विल बी इन प्रॉफिट। कई बार अपन हिंदी में बोलते हैं ना, मॉर्निंग में किसी ने पूछा था कि सर अब हमें बोलना है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो उसको इंग्लिश कैसे बोलेंगे? इफ रिमेन इन लिमिट्स विल बी इन प्रॉफिट। इफ यू रिमेन इन लिमिट्स विल बी इन प्रॉफिट्स का मतलब है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कई बार हमको बोलना आता है तो बोलना आना चाहिए, ठीक है? अब देखिए उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है रास्कल, होलीगन, स्कैम, वेगाबॉन्ड, रफियन, राउडी, स्काउंड्रल, सबका मतलब बदमाश, गुंडा, मवाली। इन सारे शब्दों का मतलब है गुंडा, बदमाश, मवाली। तो चटापुरी होते ना बहुत सारे लोग गुंडे किस्म के। एक राउडी राठौर भी मूवी है, राउडी राठौर है ना, या एक और सुनिए, रास्कल, होलीगन, स्कैम, वेगाबॉन्ड, रफियन, राउडी, स्काउंड्रल, इन सबका मतलब गुंडा, मवाली, बदमाश, कुचक्का, ठीक है? इसके अलावा देखिए पे यहां पे सॉरी, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, पर्ट, पर्टिनेशियस, स्टिकी, शैम्प्रू, शैमलेस, अनकूथ, और भी बहुत सारे वर्ड्स में बता सकता हूं, लेकिन पर्याप्त है आपके लिए। इनका मतलब इन सारे शब्दों का मतलब होता है स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, पर्ट, पर्टिनेशियस, स्टिकी। इनका मतलब होता है ढीठ, जिद्दी, ढीठ या जिद्दी। और जो शैम्प्रू या शैमलेस, अनकूथ है, इनका मतलब बदतमीज, बेशरम, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में यूज किया जाता है, ठीक है? शैम्प्रूफ या शैमलेस, अनकूथ, इनका मतलब है बदतमीज या बेशरम, ठीक है? लेकिन गाइस इसके अलावा यहां लिखा हुआ है यू नो गॉड नोस, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। यू नो गॉड नोस, तुम जानो भगवान जाने, कॉमा आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। तुम जानो, कई बार अपन बोलता है तुम जानो भगवान जाने, मैं नहीं जानता इसके बारे में कुछ भी। तुम जानो भगवान जाने, यू नो गॉड नोस, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। You know God knows, I don't know anything about this. तुम जानो भगवान जाने, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। तुम जानो भगवान जाने, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। तुम जानो और वो जाने, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। You know she knows, you know he knows, I don't know anything about this. आपको रटे होने चाहिए ये समझे, ठीक है? इसको रेस कर दूंगा, ये लिखा हुआ ये, yeah, yes I can. Listen guys, look at. So, do you have any problem in this? समझ में आ गया सभी? Yes, sir. Okay. सर वीडियो कंप्लीट है? या? लो अभी तो बनना है, कुछ और बता रहा हूँ ना, है ना? इसी
इसी में ही आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट दिस, राइट? Yes. गाइस देखिए, मैंने आपको बताया पे हैज टू हैव टू का जहां पे भी यूज होता है सेंटेंस में, हैज टू हैव टू प्रेजेंट के लिए, हैड टू पास्ट के लिए, विल हैव टू शैल हैव टू फ्यूचर के लिए। हैज टू हैड टू विल हैव टू शैल हैव टू। हैज टू हैव टू मैं भी आपको अभी बता रहा हूं, हैड टू आपको जब पास्ट टेंस बताऊंगा तब बताऊंगा, विल हैव टू शैल हैव टू फ्यूचर टेंस बताऊंगा तब बताऊंगा। तो हैज टू हैड टू विल हैव टू शैल हैव टू का यूज जहां पे भी होता है वो मजबूरी को प्रकट करता है। मजबूरी को हम बोलते हैं कंपल्सन। हैज टू हैव टू हमने यहां पढ़ा है ना, जैसे मैं बोलूं कि मुझे खाना बनाना है, राइट? यदि हम इसको बोल रहे हैं आई हैव टू कुक फूड, इसका मतलब क्या हो गया? मेरी मजबूरी खाना बनाना। आई हैव टू कुक फूड मतलब मेरी मजबूरी खाना बनाना। आई यहाँ पे बहुवचन है, इसका हैव टू यूज कर रहे हैं। यदि कर्ता एक वचन का हो तो हैज टू आ जाता है। आई हैव टू कुक फूड, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? I was sorry. बताइए आएगी? I do not have to cook food. नेगेटिव हो गया। इंटरप्रेट बताइए घनश्याम। Do I have to cook food? इंटरप्रेट नेगेटिव बताइए सॉरी। Do I not have to cook food? माही, मुझे खाना क्यों बनाना है? I don't have to cook. सिंपल इस सेंटेंस का शुरुआत में डबल क्यों जोड़ना है? लिसन कृष्णा, मुझे खाना क्यों नहीं बनाना? Why do I not have to cook food? कुक सी आपको कुक फूड का शॉर्ट में सी आप लिख दिया है ना, कंफ्यूज मत होना, डोंट गेट कंफ्यूज, राइट? मुझे खाना बनाना है, हमने यहाँ पे आई हैव टू यूज किया है, हैज टू हैव टू यूज किया। तो देखिए ये सारे जो वाक्य हैं ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि हमको ये कंपल्सन को बता रहे हैं। कंपल्सन मतलब मजबूरी। समझिए यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। इसकी तीन, मुझे खाना बनाना है, ये हिंदी का जो वाक्य है, मुझे खाना बनाने की तीन कंडीशंस हो सकती हैं। ये मेरी मजबूरी भी हो सकती है, ये मेरी इच्छा भी हो सकती है कि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मेरी इच्छा भी हो सकती है, और मेरी ड्यूटी कर्तव्य भी हो सकता है मेरे। जैसे मान लीजिए आपके घर में तबीयत खराब मम्मी की, तो कई बार बोलते हैं कि मुझे मेरी मम्मी की तबीयत खराब तो मुझे खाना बनाना है, तो आपकी ड्यूटी कर्तव्य है ना वो। आपको अच्छा लगे, आपकी मजबूरी कुछ भी मैटर नहीं करता, वो आपकी ड्यूटी है। तो मुझे खाना बनाना है, इसकी तीन कंडीशन हो सकती है। तो मजबूरी, एक इच्छा, और तीसरा कर्तव्य, ड्यूटी। मान लीजिए इच्छा जब होगी तो कैसे यूज करेंगे इसके लिए? आप मुझे खाना बनाना है, मतलब कई बार बोलते हैं ना मैं खाना बनाऊंगी, मैं मुझे खाना बनाना है, तो ये इच्छा जब बताएंगे, इच्छा के लिए क्या यूज करेंगे? इसलिए हम क्या यूज करेंगे? इसमें यूज करते हैं आई, जो हैज टू हैव टू है ना, इसकी जगह आ जाएगा इज टू एम टू आर टू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई एम टू कुक फूड, इच्छा बताएगा, ठीक है? नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट टू कुक फूड। एम आई टू कुक फूड? एम आई नॉट टू कुक फूड? व्हाई एम आई टू कुक फूड? व्हाई एम आई नॉट टू कुक फूड? ये हमारा क्या बता रहा है? कि इच्छा को बता रहा है। ये हमारा क्या बता रहा है? विश या डिजायर को बता रहा है, इच्छा। गेटिंग? ये हमारा विश या डिजायर, इच्छा को बता रहा है। गेटिंग? मान लीजिए इसी की जगह पे हम बोल रहे हैं कर्तव्य को। जैसे मान लीजिए मैंने भी आपको बताया कि आप मम्मी की तबीयत खराब है, बोले मुझे खाना बनाना है, वो आपकी इच्छा नहीं है, मजबूरी नहीं है, वो आपका कर्तव्य, ड्यूटी है, नैतिक आपकी जिम्मेदारी है। तो जब जिम्मेदारी, कर्तव्य, ड्यूटी आ जाए तो वहां पे हम कैसे बनाएंगे इसको? जैसे आप बोले हैं कि मुझे खाना बनाना है, ठीक है? और ये हमारी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है हमारी। तो क्या बोलेंगे इसलिए? आई एम सपोज टू
इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी। हम आपको अभी पास्ट या फ्यूचर बताएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए सिर्फ ये क्या है, ये हमारी ड्यूटी, राइट, या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी या फिर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गेटिंग गाइस? सर हम्बल ड्यूटी, हम्बल तो विनम्र ड्यूटी होते हैं, विनम्र वही है ना, मोरल हम्बल एक ही है वो, ठीक है। एक चीज समझिए, मान लीजिए आप बोले हैं मुझे पढ़ना है, इसकी भी 3 कंडीशंस हो सकती है। मुझे पढ़ना मतलब मजबूरी हो सकती है आपकी, मुझे पढ़ना, आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आपकी इच्छा हो सकती है, मुझे पढ़ना मतलब आपकी पूरा ड्यूटी हो सकती है क्योंकि आपके माता पिता आपसे बहुत सम्मान, इच्छाएं बहुत आशाएं हैं आपसे, है ना, तो आपकी मोरल ड्यूटी हो सकती है। तो मुझे पढ़ना आपकी मजबूरी, तो आई हैव टू स्टडी, आपकी इच्छा आई एम टू स्टडी, गेटिंग। और आपकी मोरल ड्यूटी आई एम सपोज टू स्टडी, इसका मतलब सपोज टू का मतलब ये होता है कि मुझसे आशा की जाती है कि मैं पढ़ूं, मुझसे आशा की जाती है मैं खाना बनाऊं, गेटिंग गाइस? कोई डाउट नहीं है इस पे? एक बार फिर सुन लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक पैटर्न होता है जिसका हिंदी के वाक्य में ना है, नहीं है, ना पढ़ता है, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ती, ये शब्द आते हैं। तो वहां पे हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट में हैज टू है, हैव टू, हैज टू का यूज एक वचन करता हूं के लिए, हैव टू का यूज बहुवचन करता हूं के लिए, फिर उसका मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड आता है, ठीक है। नेक्स्ट में नेगेटिव में क्या करते हैं, डज, सब्जेक्ट के बाद में डज या डू आ जाता है, डज एक वचन करता हूं के लिए, डू बहुवचन करता हूं के लिए। डज डू क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उसका नॉट आएगा तो हैव टू आ जाएगा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, राइट। इंट्रोगेटिव में किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव होता है, उसकी शुरुआत हम सहायक क्रिया से करते हैं, या तो डज आएगा पहले या डू आएगा, उसका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैव टू, विल, इस तरीके से रहेगा, राइट। इंट्रोगेटिव पर्सन में क्या करते हैं, सहायक वाक्य की शुरुआत सहायक क्रिया से होगी, डज या डू प्लस सब्जेक्ट पर नॉट हैव टू, V1 ऑब्जेक्ट का वर्ड क्वेश्चन साइन। और पांचवा छठवां तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था। तीसरे सेंटेंस का शुरुआत में केवल WH जोड़ना है तो बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव, और चौथे सेंटेंस का शुरुआत में WH जोड़ देंगे तो बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव कंजुगेटिव, सिंपल। एक और फिर सुनिए, जो सेंटेंस होता है इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसमें हैज टू हैव टू का यूज करते हैं प्रेजेंट में, तो इसका हिंदी अर्थ होता है ना है, नहीं है, ना पढ़ता है, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ती, हिंदी की वाक्यांश में। तो ये मजबूरी को बताता है, हैज टू हैव टू का यूज मजबूरी को बताता है, ध्यान सुनना, हैज टू हैव टू का यूज मजबूरी को बताता है, मैंने लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, हैज टू और हैव टू का यूज मजबूरी को बताता है, लिखा हुआ है, ठीक है। यदि हमारी इच्छा बताए, इच्छा हो तो हैज टू हैव टू की जगह क्या यूज करना है, इज टू, एम टू या आर टू। और वहीं यदि हमारा कर्तव्य बताए, कर्तव्य का बोध कराए, तो हम उस कंडीशन में क्या यूज करना चाहिए, वहां पे एम सपोज टू या आर सपोज टू या इज सपोज टू, मतलब कॉन्टेक्स्ट टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर प्लस सपोज टू, ठीक है। वो हमारी क्या नैतिक हमारी जिम्मेदारी को बताता है, गेटिंग गाइस? ये हमारा था प्रेजेंट के लिए, ये हमारा था प्रेजेंट टेंस के लिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, राइट। पास्ट के लिए हम आपको अलग बताएंगे, फ्यूचर के लिए हम आपको अलग बताएंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। Does anybody have any doubt in this? Ask me right now. I will tell you. Does anybody have any doubts in this? Does anybody have any doubt in this? Does anybody have any doubt in this? Present indefinite tense का sentence है ये. Does anybody have any doubt in this? इसमें किसी को डाउट है क्या? Present indefinite tense का double interrogative sentence है. Does anybody या anyone have any doubts in this? You should say no sir, I don't have any doubts. No sir, I don't have any doubts. No sir, I don't have any doubts. Speak. Speak. No sir, I don't have any doubts. No sir, I don't Have any doubts? have doubts. Yes, everything is clear to me. सब कुछ क्लियर है मुझे, ठीक है? तो गाइस इसी तरीके से और भी नॉलेज वाली बातों को सीखने के लिए, जानने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल्य इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको समझ में और हमारे जो वीडियोज हम अपलोड करते हैं उसकी आपको जानकारी, नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। और इस तरीके से हमारी वीडियोज में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच।